बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का चैप्टर है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है और उसका हम लास्ट पार्ट करने लगे हैं, द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। कि इटली की जो यूनिफिकेशन है वो किस तरह होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ इटली होती है। पहला देखते हैं कि एनेक्सिंग ऑफ लैम्बर्डी। पीछे हमने पूरा प्रोसीजर देखा था, मैंने आपको मैप के ज़रिए बताया था कि किस तरह यूनिफिकेशन होती है स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में हम देखते हैं एनेक्सिंग ऑफ लैम्बर्डी। लैम्बर्डी हमने देखा कि नेपोलियन हेल्प्ड थ्रू 2 लाख सोल्जर्स इन एक्सचेंज ऑफ नाइस एंड सवॉय। ऑस्ट्रिया डिफीटेड इन वार ऑफ मैगिंटा एंड सोल्फेरिनो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेपोलियन है वो हेल्प करता है पहले स्टेप में और लैम्बर्डी हासिल कर लिया जाता है। दूसरा स्टेप है मर्जिंग ऑफ पर्मा, मोडर्ना एंड टस्कनी। ये जो रीजन है बीच वाले, ये लोग खुद उठ जाते हैं, नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट होती हैं और ये इन इलाकों को मिला के किसके साथ मर्ज कर जाते हैं, पाइडीमोंट के साथ मर्ज कर देते हैं। क्या नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैज़ बीन जनरेटेड इन दीज स्मॉलर स्टेट्स, इट वाज डिसाइडेड टू मर्ज देम विद पाइडीमोंट आफ्टर प्लेबिसाइड। जैसे यहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं तो कांग्रेस के ज़रिए ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे प्लेबिसाइड करवा लो, अगर लोग चाहते हैं कि इसको पाइडीमोंट के साथ मिला दिया जाए तो मिला दिया जाए। ऑस्ट्रिया वाज नॉट इन फेवर ऑफ यूनिफिकेशन बट नेपोलियन थर्ड वाज इन फेवर, पीपल वाज इन फेवर एंड ड्यू टू नेपोलियन थर्ड। अच्छा, लोग भी इसकी फेवर में थे प्लेबिसाइड की और नेपोलियन थर्ड भी, तो इस वजह से प्लेबिसाइड हुआ। ऑस्ट्रिया could do nothing, merging of smaller states was second step in unification of Italy। हमने पहला स्टेप देखा यहाँ पे हमने पहला स्टेप यहाँ पे देखा कि जो लैम्बर्डी है ये इसको मर्ज किया गया। दूसरा स्टेप हमने देखा पर्मा, मोडर्ना, टस्कनी, ये इलाके जो हैं ये अब नेशनलिस्टिक फीलिंग्स की वजह से यहाँ पे रिवोल्ट होता है, ये लोग यूनिफिकेशन चाहते हैं। तो दूसरे स्टेप में जब जैसे यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं तो ये डिसाइड होता है यूरोपियन स्टेट की जानिब से कि यहाँ पे प्लेबिसाइड किया जाए, ये लोग जिस तरह चाहते हैं उस तरह सीन कर दिया जाए। तो ये लोग प्लेबिसाइड चाहते थे और ये यूनिफाई होना चाहते थे पाइडीमोंट के साथ, तो ये हो गए बावजूद इसके कि ऑस्ट्रिया ने इसकी मुखालफत की। बट नेपोलियन वाज इन फेवरिंग ऑफ प्लेबिसाइड। अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3, कैप्चरिंग ऑफ सिसिली एंड नेपल्स। यहाँ पे हम देखते हैं ये सिसिली है, ये नेपल्स है। तो यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं इन किंग्स के खिलाफ और ये लोग हेल्प चाहते हैं गैरीबाल्डी से और पाइडीमोंट के किंग से। तो गैरीबाल्डी यहाँ से आता है तो इन इलाकों को फतह करता हुआ यहाँ तक आ जाता है और पेपल स्टेट को भी फतह कर लेता है। ये सारा इलाका गैरीबाल्डी फतह करता है विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशनरी पीपल, जिनमें नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स थी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 1860 पीपल ऑफ सिसिली rebelled against Bourbon kings of Naples. Garibaldi invaded Sicily with 1100 soldiers. He defeated king and further attacked on Naples. Victor Emmanuel captured the Cubria and marches from Pope. King Emmanuel take charge of administration of Sicily and Naples on 27th October 1860. Now except of Rome and Venetia, entire unification of Italy was completed. सिर्फ रूम और विनीशिया रह गया था, बाकी सारे हो जाते हैं। थर्ड में हम देखते हैं कि सिसिली और नेपल्स के इलाके विद द हेल्प ऑफ गैरीबाल्डी यहाँ पे होते हैं। गैरीबाल्डी यहाँ से मूव करता है कश्तियों के ज़रिए, समुंदर के ज़रिए, पहले यहाँ पे अटैक करता है, ये इलाके फतह करके फिर आगे चलता है, ये सारे इलाके फतह करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचता है। तो ये सारे इन इलाकों का कंट्रोल किसको, पाइडीमोंट के किंग को दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप, गेटिंग वेनेशिया थ्रू बिस्मार्क। अब ये जो वेनेशिया है, ये वाला वेनेशिया, इसको किस तरह हासिल किया जाता है, ये बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए। यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। किंग एमेनुअल हेल्प्ड बिस्मार्क ड्यूरिंग 1866 Austro-Prussian War. He attacked on Venetia. Austria sent army to Venetia and Bismarck attacked on Austria. That's why Austria defeated from Bismarck, and in return from treaty Venetia was evacuated from Austria and given to Italy. Hence fourth step was completed with the help of Bismarck.
यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, वेनेशिया क्योंकि ऑस्ट्रियन टेरिटरी का हिस्सा होता है, तो बिस्मार्क जो प्रूशिया का किंग होता है, चांसलर होता है, वो पाइडीमोन के किंग को कहता है कि आप वेनेशिया पे अटैक करो, ये अपनी आर्मी इधर भेजेगा, जब यहाँ पे ये इलाका खाली होगा, आर्मी कम होगी, तो मैं इस पे अटैक कर दूंगा ऑस्ट्रिया पे, जब जैसे ही मैं जीतूंगा तो ये जो वेनेशिया वाला इलाका है मैं आपको दिलवा दूंगा। होता भी यही है, ये अपनी आर्मी इस पे अटैक करवाता है आर्मी से, तो वेनेशिया पे ये अटैक करता है पाइडीमोन का किंग। ऑस्ट्रिया अपनी सारी आर्मी को वेनेशिया भेज देता है, जैसे ही वहाँ पे आर्मी कम होती है तो उधर से जो बिस्मार्क है प्रूशिया का चांसलर, वो अटैक कर देता है ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो इस तरह ऑस्ट्रिया को शिकस्त होती है और जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये जो वेनेशिया है ये ऑस्ट्रिया से खाली करवा दिया जाता है और वेनेशिया जो है ये पाइडीमोन को दे दिया जाता है। तो इस वक्त सिर्फ रोम के अलावा टोटल यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो चुकी है। और लास्ट स्टेप हम देखते हैं, फिफ्थ स्टेप, कैप्चरिंग ऑफ इटली। ड्यू टू फ्रैंको प्रूशियन वार 1870, Napoleon III called back his army from Rome. Emmanuel did not miss this opportunity and captured Rome from with successful invasion. Rome was made capital of Italy, division of Italy disappeared, hence unification of Italy completed. लास्ट पार्ट में हम देखते हैं रोम में, ये हमारे पास फ्रांस है, फ्रांस की यहाँ पे आर्मी पोप को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे होती है। तो जैसे ही बिस्मार्क फ्रांस के ऊपर अटैक करता है, फ्रांस रोम से अपनी आर्मी बुलवा लेता है। जब रोम में कोई भी आर्मी नहीं होती तो पाइडीमोन का किंग अपनी आर्मी भेज के इस पर कब्ज़ा कर लेता है, इसको फतह कर लेता है। तो इसके बाद इटली के अंदर कोई भी स्टेट जो है वो डिवाइडेड नहीं रहती, टोटल जो इटालियन पेनिनसुला है ये यूनिफाई हो जाता है अंडर द किंगशिप ऑफ पाइडीमोन्स किंग एमैनुएल सेकंड। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख चुके हैं कि CSS का जो पेपर आ रहे हैं उनमें almost every year they take a question from the unification of Italy और जर्मनी। ये दो वो चैप्टर्स हैं जिनमें से वो बार बार क्वेश्चन ले रहा है। तो इसके लिए मैंने अलग से कोटेशंस अच्छे से बना के रखी हुई हैं और इसके अलावा उन क्वेश्चंस को भी लिखा हुआ है कि CSS में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं। तो आप जो अगला लेक्चर होगा वो लाजमी सुनिएगा, जिसमें मुख्तलिफ कोटेशंस आपको मिलेंगी, रिकमेंडेड बुक्स में से बुक रेफरेंसेस मिलेंगे जो आपने पेपर में लिखने होते हैं पेपर को इफ़ेक्टिव करने के लिए, ताकि आपको दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा उसमें पास्ट पेपर्स होंगे जिसका हम एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।